बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आप सभी के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। भूगोल के दृष्टिकोण से यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का जो मूल रूप से संबंध है वो जल से होता है, और जब जल अपने गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है तो उसी को हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। परिभाषा अगर देखा जाए तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही आर्द्रता के नाम से जानते हैं। और ये जलवाष्प कैसे बनता है, इसके लिए दो तथ्यों का जानना सभी को जानना आवश्यक है। और वो तथ्य क्या है आप सभी जानते भी हैं और हमें बताया भी गया है कि पूरे धरातल का 2/3 हिस्सा जल के रूप में विद्यमान है, और यही जल विभिन्न प्रक्रियाओं से अपनी अवस्था परिवर्तन करके कहीं गैस के रूप में तो कहीं ठोस के रूप में जमा होता है। तो होता क्या है कि जब और जल का अवस्था परिवर्तन में विशेष रूप से तापमान का बड़ा ही विशेष योगदान होता है। यानी तापमान में अगर देखें तो तापमान जैसे ही बढ़ना शुरू होता है तो जल का द्रवित अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही तापमान गिरना शुरू होता है यही जल ठोस के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो जल अपनी अवस्था को बदलकर गैसीय अवस्था में धारित होने लगती है, गैसीय अवस्था का रूप धारण करने लगती है, और इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। यानी जल का गैसीय अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण है। लेकिन जैसे ही ये वाष्प बना रहता है और जब यही वाष्प में धीरे धीरे जो ऊष्मा जो इसको जिस गर्मी से ये अवस्था परिवर्तित की रहती है, जैसे ही वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो ठंडा होने की प्रक्रिया में फिर से वापस वो अपनी अवस्था में लौटना शुरू करता है, और इसको हम संघनन कहते हैं। और यही संघनन प्रमुख रूप से बादल निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख योगदान देता है। यानी आर्द्रता में वाष्पीकरण और संघनन का जानना निहायत रूप से आवश्यक समझा जाता है। एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में हम जान लेते हैं वो है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट, और इसका आर्द्रता के साथ एक बड़ा ही जुड़ाव है जिसको आज हम जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि गुप्त ऊष्मा को किस रूप में देखते हैं। तो जैसे होता क्या है कि जब भी कोई तत्व अपनी अवस्था का परिवर्तन करता है उस समय की तो ऊर्जा खर्च होती है और नहीं तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो यदि अवस्था परिवर्तन के समय ऊर्जा मुक्त होती है, उसी मुक्त हुई ऊर्जा को उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अगर हम परिभाषा को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराएं तो संघनन के दौरान यानी संघनन द्वारा वाष्प जल में परिवर्तित होने से ऊष्मा मुक्त होती है। यानी संघनन द्वारा जो वाष्प होता है वो जल में परिवर्तित होता है और उससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा वातावरण में मुक्त होती है, और इस मुक्त हुई ऊष्मा को संघनन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं, जैसे ही संघनन होगा तो गैसीय अवस्था से द्रवित अवस्था में बदलेगा, और जो गैस अवस्था की जो अधिक ऊर्जा रहेगी वही वातावरण में मुक्त होती है, जिसको हम संघनन की गुप्त ऊष्मा मानते हैं। आप खाना पकाइए, भाप से हमारा हाथ जल जाता है, वो भी अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे हमारा हाथ जलता है, तो उसको भी हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। गुप्त ऊष्मा किसी तत्व में समाहित हुई ऊर्जा है जिसके कारण कहीं न कहीं हमारा कोई भी प्रभाव पड़ता है, उसी को हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। गुप्त ऊष्मा का मापन देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। 1 ग्राम बर्फ को अगर जल में आपको परिवर्तित करना है, बर्फ जो कि ठोस अवस्था में है और जल जो कि द्रवित अवस्था में है, तो 1 ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए 79 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मापन कैलोरी में ही किया जाता है, और 1 ग्राम जल को वाष्प में यदि आपको बदलना है तो 607 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी
जल से वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। तो जब यही वाष्प फिर जल से में परिवर्तित होता है तो यही ऊर्जा मुक्त होती है जो वातावरण पर प्रभाव डालती है, और इसी प्रभाव डालने वाली ऊर्जा को हम संघनन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। यानी अगर इन सभी बातों को अगर एक जगह संक्षिप्त रूप में कहने का प्रयास किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि वायु में स्थित जल का गैसीय रूप ही क्या है? आर्द्रता है। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि वायु में स्थित जल का गैसीय रूप ही क्या है? आर्द्रता है। अब अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें हमको आर्द्रता पढ़ने के दौरान हमें ये जानना आवश्यक होता है कि आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य का मतलब होता है क्षमता, और आर्द्रता धारित करने की क्षमता को अगर पढ़ा जाए तो ये एक्चुअली क्या होता है। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण बढ़ती है, यानी तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाष्पीकरण के। तापमान बढ़ाएंगे वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तापमान घटाएंगे वाष्पीकरण घट जाएगा। तो जैसे ही क्या होता है, किसी तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन वाली वायु का जो क्षेत्र होता है उसमें नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम आर्द्रता सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। यानी किसी निश्चित ताप पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता, ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य है। और इसमें कुछ आंकड़े अगर देख लें तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 1 घन फुट वायु जो होगा वो 1.9 ग्रेन आर्द्रता रख सकता है। यानी 1 घन फुट वायु का जो आयतन है वो 1.9 ग्रेन आर्द्रता रख सकता है। यानी आर्द्रता सामर्थ्य को हम एक तरह से देखा जाए तो ये ग्रेन में ही इसका मापन किया जाएगा। यानी नमी धारण करने की क्षमता को हम विभिन्न उदाहरणों में तलाशें तो आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में वातावरण में अधिक नमी होती है अपेक्षाकृत शीत के मौसम में, क्योंकि उस समय तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण वाष्प ज़्यादा बनते हैं और इसलिए वायुमंडल में नमी होती है। इसी प्रकार दिन और रात की तुलना करें तो दिन में ज़्यादा आर्द्रता सामर्थ्य होती है वायुमंडल की, क्योंकि उस समय प्रकाश का स्रोत हमारे वातावरण में विद्यमान होता है, तापमान अधिक होता है। इसी प्रकार सागर और महाद्वीप में हम तुलना करें तो सागरीय जो सतह होता है उसके वातावरण में वायु में नमी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत महाद्वीप के। भूमध्य रेखा और ध्रुवों में बात करें तो भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक होता है, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के वातावरण में वायु में नमी अधिक होती है। इस प्रकार जितने भी ऐसे जगह, ऐसे स्थान जहाँ पर तापमान की अधिकता होती है वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और जिसके कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है इसके कारण क्या होता है, आर्द्रता सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। यानी तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य का बढ़ जाना स्वाभाविक माना जा सकता है। दूसरी चीज जो हम आर्द्रता के संबंध में पढ़ते हैं वह है निरपेक्ष आर्द्रता। आइए जानते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता भी क्या होती है। निरपेक्ष आर्द्रता को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है। निरपेक्ष का मतलब होता है, अगर इसको एक अर्थ अन्य शब्द में देखें तो इसको वास्तविक माना जाता है। निरपेक्ष का मतलब जो वास्तव में है। तो निरपेक्ष आर्द्रता होता है कि वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जानते हैं। यानी वायु में उपस्थित एक निश्चित आयतन में कुल जो नमी होती है उस नमी को ही हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और इसका मापन ग्रेन या प्रति घन सेंटीमीटर में किया जाता है। अभी मैंने आर्द्रता सामर्थ्य के बारे में भी बताया कि मापन उसका ग्रेन में होता है, तो आर्द्रता का मापन बेसिकली हम ग्रेन में या प्रति घन सेंटीमीटर में ही करते हैं। कई बार ये सवाल के रूप में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि आर्द्रता का मापन किस इकाई में करते हैं, तो उत्तर होगा ग्रेन या प्रति घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार सापेक्षिक आर्द्रता देख लेते हैं। सापेक्षिक मतलब
तुलनात्मक आर्द्रता के रूप में अगर देखा जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो सकती है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? इसका एक सूत्र होता है निरपेक्ष आर्द्रता गुणे 100 बटा आर्द्रता सामर्थ्य। यानी किसी वातावरण की या वातावरण के किसी निश्चित आयतन की जो वास्तविक आर्द्रता है गुणे 100 बटा आर्द्रता सामर्थ्य, यानी इसका मापन निरपेक्ष आर्द्रता के और आर्द्रता सामर्थ्य दोनों की तुलना करके किया जाता है और इससे हमारा जो आर्द्रता मापन होता है वो सापेक्षिक आर्द्रता का मापन होता है। और सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब जब तापमान बढ़ाएंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी और यदि तापमान घटाएंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगेगी, क्योंकि जैसे ही आप इस सूत्र के हिसाब से देख रहे होंगे कि सापेक्षिक आर्द्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है निरपेक्ष आर्द्रता के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर्द्रता सामर्थ्य के। तो आर्द्रता सामर्थ्य यदि किसी वातावरण की हम घटाते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है और आर्द्रता सामर्थ्य यदि किसी की बढ़ाते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी। अगर हम इसको घटाते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, यानी तापमान बढ़ेगी तो सापेक्षिक आर्द्रता में घटोत्तरी देखने को मिलेगी और तापमान घटने पर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगी। और इसका जो महत्व होता है ये कुछ खास जलवायु की स्थितियों में देखा जाता है कि जब जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है तो वर्षा की संभावना हो जाती है और जब सापेक्षिक आर्द्रता कम होता है यानी उसके प्रतिशत में भारी गिरावट होती है तो मौसम साफ हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता का अधिक हो जाना और उसका कम हो जाना दोनों ही खतरनाक है और इसलिए अगर इसका वितरण भी हम देखें तो कहीं ना कहीं देखें तो भूमध्य रेखा के आसपास यानी 0 डिग्री अक्षांश के आसपास सापेक्षिक आर्द्रता में अधिकता देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री अक्षांशों पर हम जाते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता में कमी देखने को मिलती है और उच्च अक्षांशों पर जाते हैं तो उसमें सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन ध्रुवों पर जाते हैं तो फिर से सापेक्षिक आर्द्रता में कमी देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने आर्द्रता का जो एक सूक्ष्म मूल्यांकन और चर्चा किया गया, इससे हमको आर्द्रता को जानने में मदद मिलेगी और ये समझ में आएगा कि कैसे जलवायु परिवर्तनों में आर्द्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद।